नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हेट स्पीच का विरोध करना तो ठीक है, लेकिन हेट स्पीच के विरोध के नाम पर नफरत फैलाने पर आप क्या कहेंगे? आज देश के कई शहरों में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। सिर्फ प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि देश के कई शहरों में हिंसा हुई, देश को जलाने वाली हिंसा हुई। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, चाहे रांची हो, प्रयागराज हो, हावड़ा हो। सवाल यही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हिंसक प्रदर्शनों में रांची के एसपी अंशुमन कुमार घायल हो गए, प्रयागराज के डीएम संजय खत्री घायल हो गए। देश में बंद या प्रदर्शन की कोई सीधी कॉल नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी ऐसा हंगामा हुआ जैसे देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या ये कोई टूल किट है जिससे ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि देश में मुसलमान विक्टिम हैं? क्या ये प्रदर्शनों के नाम पर देश को अस्थिर करने की कोई साजिश है? सवाल पब्लिक का आज यही है। आज शहर शहर जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा देश के लिए अलार्म बेल की तरह है। तस्वीरें आपको हम विस्तार से दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको 2019 और 2020 की शुरुआत में हुए एंटी सीएए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा को मैं याद दिलाना चाहती हूँ। साथ ही फरवरी 2020 के दंगों को याद कर लीजिए, या अभी अप्रैल में हिंदू यात्राओं पर हुई पत्थरबाजी की घटनाओं को आप देख लीजिए। क्या आपको कोई पैटर्न इन सब के बीच दिखाई देता है? क्या आज देश भर में हुई हिंसा देश में आग लगाने का अगला एपिसोड है? सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, जो रांची से हिंसा की जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन के दौरान रांची में सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई गईं। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। झारखंड आर्म्ड फोर्स के 3 जवानों को गोली लगी है। हालात ऐसे बिगड़े हैं कि वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक प्री प्लान्ड अटैक किए गए, सोची समझी साजिश के तहत ये हमले हुए। रांची में पथराव ने कैसे अचानक हालात बिगाड़े, ये आप इस वीडियो से समझ लीजिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए, इधर आ जाइए सर, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। 2019 में जिस प्रयागराज में कुंभ में करोड़ों हिंदुओं की मौजूदगी के बावजूद शांति व्यवस्था बनी रही, वही प्रयागराज आज हिंसा का शिकार हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पुलिस उनके निशाने पर आई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस के सामने बड़ी चुनौती आई। प्रयागराज में पीएसी की गाड़ियां तक फूंक दी गई। हिंसा करने वालों में बड़ी तादाद में नाबालिग भी शामिल थे। नमाज अदा होने के बाद कुछ लड़के इकट्ठा होना शुरू हुए। यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं, इकट्ठा होना शुरू हुआ और उसके बाद पहले हल्ला गुल्ला करने के बाद कुछ लड़कों ने शरारत शुरू किया और हल्का सा पथराव शुरू किया, और पथराव के बाद उनको हल्का बल प्रयोग करते हुए हम लोगों ने वापस से खदेड़ दिया है। और इस दौरान हमने कल जितने हमारे धर्माचार्य हैं, इमाम, पेशवा वगैरह सबके साथ हम लोगों ने बैठक किया था, और उन्होंने सब ने भी सुनिश्चित करके बताया था कि बिल्कुल पीस रहेगा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशंस आज थी अटाला क्षेत्र में, तो नए लड़कों ने शरारत ज़रूर किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी नमाज के बाद हालात बिगड़े, पुलिस पर पथराव हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पथराव हो रहा है सर, पथराव हो रहा है। बंगाल के हावड़ा में भी उग्र प्रदर्शन की घटनाएं हुई। वहां सड़क पर टायर जलाए गए। हावड़ा में कल से प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर हंगामा हुआ, और ऐसे प्रदर्शनों के बाद कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में हिंसा मत करो, गुजरात जाओ, वहां विरोध करो, हर एक बीजेपी राज्य में जाओ, लेकिन बंगाल में ऐसा मत करो। लेकिन बंगाल में आज हुए प्रदर्शनों के दौरान हावड़ा में पुलिस वैन और पुलिस बूथ तक जला दिए गए। आज दिल्ली के जामा मस्जिद में हुई नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। गनीमत ये रही कि दिल्ली में प्रदर्शन के बाद हालात को बेकाबू होने से रोक लिया गया। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने एआईएमआईएम को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा मस्जिद कमेटी ने विरोध प्रदर्शन नहीं बुलाया था। कल कुछ लोग प्रदर्शन की योजना बना रहे थे, लेकिन हमने साफ कर दिया था कि मस्जिद कमेटी इसमें शामिल नहीं है। हमें नहीं पता प्रदर्शन करने वाले कौन हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है वो AIMIM के हैं या ओवैसी के लोग हैं। तो आज सवाल पब्लिक का मुद्दा जिसके इर्द गिर्द पूरी बातचीत होगी। 3 अहम सवाल यहां पर हैं। क्या हेट स्पीच के विरोध के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है? कौन इसका जिम्मेदार है? बार बार सांप्रदायिक हिंसा के पीछे आखिर किस तरह की साजिश है? और तीसरा बड़ा सवाल, क्या हिंसा की घटनाओं से देश का माहौल बिगड़ रहा है? तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। सुशांत सरीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सामरिक मामलों के जानकार हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से गजेंद्र सिंह सांखला जी मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं और हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मैं सभी को 60-60 सेकंड 1 मिनट का समय ओपनिंग रिमार्क्स के लिए दूंगी। सुशांत सरीन जी, शुरुआत आपके साथ। ये जो कुछ हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी हुआ, लेकिन ये होना था। और मेरे ख्याल हमको इससे थोड़ा सा अवगत रहना चाहिए था कि इस तरीके की कार्रवाई होगी, खासतौर पर आज के दिन। लेकिन मेरे ख्याल ये जो समाज है, मुस्लिम समाज, अब मेरे को समझ आ सकता है कि उनकी उत्तेजना है किसी मामले को लेकर के, उनका विरोध करने का भी पूरा का पूरा अधिकार बनता है, उस पर भी कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन देखिए, आप जो मर्जी विरोध करें, आप विरोध में अगर आगजनी करें तो वो किसी तरीके से किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। नंबर 2, आप वहां पर पत्थरबाजी करें, आप वहां पर उपद्रव करें, ये किसी को किसी तरीके से स्वीकार नहीं हो सकता और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का एटीट्यूड ये रहा कि अगर आपने हिंसा करनी है तो आप कहीं और जाके करें, मेरे प्रदेश में ना करें, तो मीनाक्षी जी, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आजकल जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये वहां पर पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री होते थे और ये तालिबान को ये नसीहत दिया करते थे कि हम भी तो आप ही के जैसे हैं, तो आप यहाँ पर आप आतंकवाद मत फैलाइए, आप कहीं और जाके फैलाइए। 1 मिनट का समय सर पूरा हो गया। में भी क्या हुआ और ठीक है सुशांत जी, ओपनिंग रिमार्क्स ले रही हूँ 1-1 मिनट के। में भी होगा। ठीक है सर, आगे मैं डिबेट जब ओपन करूंगी फिर हम क्रॉस क्वेश्चनिंग भी रखेंगे। गजेंद्र सिंह सांखला जी, 1 मिनट के समय में अपनी ओपनिंग रिमार्क्स पूरे करिए। हम जो हालात आज देश के अंदर बने हैं उसके लिए बिल्कुल ये केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, आरएसएस जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। वो लगातार देश के अंदर नफरत फैलाने वाले मुद्दों को जनता के बीच में ला करके इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि देश मुख्य मुद्दों से अलग हटे। बेरोजगारी पर बात नहीं हो, महंगाई पर बात नहीं हो, महिलाओं की अस्मिता पर बात नहीं हो, और रोजगार देने की 2 करोड़ की बात की उस पर बात नहीं हो, 15 लाख खाते में आएंगे उस पर बात नहीं हो, किसानों को मिलने वाली जो उपज है उसका उनको 1.5 गुना मिले उस पर चर्चा नहीं हो। ऐसे मुद्दे ला करके देश के अंदर वैमनस्यता का जहर फैलाने के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेवार है, आरएसएस जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। ये साजिश रच करके तो देश के अंदर वैमनस्यता का जहर फैला रहे हैं, भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, हालात देश के बहुत खराब हो रहे हैं और ये दूर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है सांखला साहब, अगर आपने एक लाइन में ये भी कहा होता कि जो हुआ वो गलत हुआ, पर उस पर आपकी क्लियर रिएक्शन दिखाई नहीं दिए, उसके साथ बहुत सारे इफ बट भी लगे हुए थे। पर ठीक है, डिबेट की शुरुआत आगे करेंगे। पहले सबके मैं एक मिनट के सबके रिएक्शंस ले लूं सर। ठीक है सर, अभी बहुत समय है डिबेट में, 1-1 मिनट का सबका रिएक्शन ले लूं। गुलाम सरवर साहब, आज जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? मुस्लिम जो रहनुमा हमारे हैं उनको बंद कमरे में अब तो कम से कम बैठ के सोच ही लेना चाहिए कि क्या मुल्क में ऐसे ही होता रहेगा और तमाम चैनलों में और अखबार की सुर्खियों में यही रहेगा कि फला मस्जिद से मुसलमानों ने पत्थर बरसा दिया और फला जगह ये हो गए वो हो गए। एक शिकायत मुसलमानों को पुलिस से हमेशा रहती है, लेकिन मैं मुसलमानों से कहता हूं कि शिकायत का मौका भी आप दे रहे हो। आप पीएसी के वैन में आग लगा रहे हो, आप पुलिस से टक्कर ले रहे हो। अरे ठीक है, हमने प्रदर्शन किया, चलिए मस्जिद से किया, हालांकि मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन आपने मस्जिद से किया, अच्छी बात है। लेकिन जब पुलिस आपको रोक रही है तो आपको नारे वहां लगाने हैं, पुलिस से भिड़ना तो नहीं है।
आप पुलिस से भिड़ रहे हैं, ये मंजर भी आ रहा। तो क्या आप इस देश में धीरे धीरे पुलिस को भी कॉमनल करना चाहते हैं क्या? ये तो नुकसान है हमारे लिए, आने वाले दिनों के लिए। तो जो हमारे ट्रेडिशनल लीडर हैं, कम से कम आज तो मुंह खोलता है, बुखारी साहब ने तो हल्का सा मुंह खोला है, उन्हें और मुखर होकर बोलना चाहिए था, 2 लाइन और उसमें ऐड कर देना चाहिए था। लेकिन बाकी लोग जो खामोश हैं, उन्हें भी सामने आकर जितनी जल्दी हो वो ये मुसलमानों को एक पैगाम दें कि इस रास्ते से जल्दी लौटिए, वरना मुल्क जो है गलत रास्ते पर चला जाएगा। ठीक है, तहसीन पूनावाला। नमस्कार आदाब। मैं आपके माध्यम से सभी मेरे मुसलमान फेलो सिटीजन्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो उस बीजेपी के प्रवक्ता ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला वो गलत था। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उसे धमकी दे। आपको अगर प्रदर्शन करना है तो जमहूरियत के तहत आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कीजिए, इसका अपोज कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप वायलेंस में इंडल्ज ना कीजिए। और मैं सभी मुसलमान लीडर से ये अपील करता हूँ कि आप आज ये ऐलान कीजिए कि हमारे मुसलमान फेलो सिटीजन्स ये सड़क पर उतर के शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ना कि कोई वायलेंस होगा। ये देश हमारा देश है, गांधी और मौलाना आज़ाद का देश है। यहाँ पर वायलेंस अनएक्सेप्टेबल है और वायलेंस बिल्कुल नहीं होगा। और नुपुर शर्मा को कोई धमकी नहीं देगा, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये इस्लाम का रास्ता है। ठीक है, शांतनु जी। इससे एक बात तो साफ होती है कि स्पॉन्टेनियस नहीं है जितने भी हैं, क्योंकि 27 मई को नुपुर शर्मा एक स्टेटमेंट देती है और 10 जून को उसकी आगजनी होती है। तो ये प्लान है, प्री प्लान है। ऐसा हमने सीए में देखा था, सीए आज पास होता है, उसके 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, और ये सब होता है जुम्मे की नमाज के बाद। तो नमाज में ऐसा क्या बताया जाता है, उसकी मेरे ख्याल से एक बार पुलिस को वीडियोग्राफी करनी चाहिए, उसका कंटेंट देखना चाहिए, उसमें भड़काया जाता है क्या, पहली बात ये। और या क्योंकि ये 15 दिन बाद होता है तो इसके पीछे किसी और बात को छुपाने की चीज साजिश होती है क्या? इस बीच क्या बातें बड़ी हुई है जिसमें हमने डिबेट नहीं करी 15 दिन में? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड केस को फिर से उसने ईडी की इंक्वायरी है, उस पर बात ही नहीं। मैं पिछले 10 दिन में कम से कम 50 डिबेट कर चुका हूँ, उसमें 2 डिबेट में बुलाया गया। इसमें सत्येंद्र जैन पे ईडी का छापा, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो क्या ये किसी को छुपाने के लिए करी जाती है? तो हमें इन 2 बातों को बहुत ध्यान से देखना होगा कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। 10-15 दिन बाद कौन आता है जो उनको उकसाता है, और ये नमाज के बाद ही क्यों होता है, जुम्मे की नमाज के बाद क्यों होता है, जुम्मे की नमाज में क्या बोला जाता है, और इस दौरान ही किसी को छुपाने के लिए किया जाता है किसी और। ठीक है, भक्त साहब आपके ओपनिंग रिमार्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। आज जुम्मा है इसलिए मैंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया। मुझे निहायत ही अफसोस हुआ जो जहाँ जहाँ हमने पत्थरबाजी के सीन देखे, जहाँ जहाँ हमने देखा मोटरसाइकिल्स जलाई गई, गरीब लोगों का जो है सारा सत्यानाश किया गया। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमाम बुखारी साहब का कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि इसकी जिम्मेदारी वाकई ऐसा लगता है कि AIMIM की है। और जो उनके नेता हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, जो 15% हैं 85% को देख लेंगे, और जो हमारे जो हिंदू जो देवी देवता हैं उनको गालियां देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको मनहूस कहते हैं। ये सब जो है ये प्री प्लान है। मसाजिद को ये लोग बदनाम करते हैं। मसाजिद में कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ ये कहा जाता है, ये बताया जाता है मसाजिद में कि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, सबका है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं हिंदुओं का भी है। और ये बताया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आप रहमतुल्लिल आलमीन है। लेकिन ये पहले से कुछ अराजक लोग जो प्लान बना के और मस्जिद में जाके वहां से इसको मस्जिदों को बदनाम करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, मैंने आप सबके ओपनिंग रिमार्क्स लिए 1-1 मिनट के। अब डिबेट की शुरुआत यहां पर करते हैं। देखिए, बड़ा सवाल आज ये है कि जिस तरह से एक के बाद एक देश के कई राज्यों में यह घटना दिखाई दी, जहां पर पुलिस के वाहन फूंक दिए गए, उन पर पथराव कर दिया गया, हिंसा आगजनी जैसी घटनाएं सामने आई, ये अचानक एक साथ इतने समन्वय के साथ कैसे होता हुआ देश के अलग अलग शहरों में दिखाई दिया? सुशांत सरीन जी, ये क्या सिर्फ एक संयोग है या प्रयोग है? नहीं, ना तो ये सहयोग है ना ये प्रयोग है। ये एक संयोजित साजिश आप मान लीजिए इसको थी, और ये पहले से प्लान हो रखा होगा। देखिए मीनाक्षी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस तरीके से कोऑर्डिनेशन के तहत आप लगभग 10 प्रदेशों में आप इस तरीके की हिंसा करें, और वो भी एक ही दिन पर, एक ही टाइम पर। तो पहली बात तो ये। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। अगर आपके छोटे छोटे सेल्स हैं या आपके कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो
अब मुझे नहीं पता कौन सी तंजीम इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन हो सकता है MIM हो सकता है कोई और तंजीम हो, वो मुझे नहीं पता, ये जो जांच की एजेंसियां हैं उनका काम है। लेकिन ऑब्वियसली कोई इस तरीके के लोग हैं जो लोगों को बरगलाने में उस्ताद हैं, जो वहां पर उत्तेजना फैलाने में उस्ताद हैं, और उन्होंने लोगों को जमा किया, और कुछ लोग उनके साथ ऐसे थे जिन्होंने हिंसा शुरू की, क्योंकि हिंसा अपने आप तो नहीं शुरू होती ना, कोई तो उसको ट्रिगर करता है। देखिए अब जैसे गुजरात के कुछ फुटेज हमने देखी, पोस्टर लेके आए हुए हैं। अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है तो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट में पोस्टर पहले आपने कैसे छपवा लिए भाई? बिल्कुल ठीक है ना। अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है तो आप एक वो रेडी में आपने पत्थर कैसे जमा कर लिए ताकि आप पथराव कर सकते हैं? आपने आगजनी कैसे कर ली? आपने बंदूकें कैसे चलाई? आपने जिसको बोलते पेट्रोल बॉम्ब कैसे चलाए वहां पर? ये कैसे हुआ? तो ये ऑब्वियसली पहले से लोगों ने कोई साजिश रची हुई थी, और ये एक लिहाज से सरकारी तंत्र का विफलता है कि आप पहले से इसको फिगर आउट नहीं कर पाए। ठीक है, और ये करने एक की बड़ा जरूरत सवाल है। एक और चीज कहूंगा मीनाक्षी जी, एक और चीज कहता हूं। देखिए हमने ना जो पुलिस वाले हैं उनको, वो जो बॉक्सिंग में नहीं होता कि एक छोटा सा बैग है उसको मारते रहते हैं, वो पीछे से कुछ नहीं करता। मेरे ख्याल अब पुलिस को भी थोड़ा सा बल देने की जरूरत है कि वो इस तरीके से बलि के बकरे ना बने। उनके पास इतना अधिकार हो कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, और कानून में ये अधिकार है उनके पास। अब अगर जो राजनेता हैं, अगर उनमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और कोई और काम करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, जिस बात का जिक्र हुआ कि क्या यह प्लान्ड तरीके से हुआ, अगर हुआ तो फिर इसे रोकने के लिए क्या कोई सिस्टम नहीं था, और क्यों ये चीजें पकड़ में पहले नहीं आई, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन आज के प्रदर्शनों के पीछे किसी संगठन या किसी खास समूह का नाम अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन शहर शहर आग कैसे लगी इसकी वजह समझना भी मुश्किल नहीं। इसी शो में कल डोडा की मस्जिद के मौलाना आदिल गनई की धमकी को दिखाया गया था। आज आपको एक बार फिर सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा था। से बाहर निकल गए तो फिर वो नुपुर शर्मा क्या, वो आशीष कोहली क्या, वो नुपुर शर्मा क्या, उनके सर कहीं और दर कहीं मिलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जो अजान के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े, अगर जो पर्दे के खिलाफ बोले उनका गला पकड़े। ये गला नहीं पकड़ सकते तो हम गला काटने के लिए तैयार हैं, हम गला काटने के लिए तैयार हैं। और इनको मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कम दर्जे का मुसलमान इतना ईमान रखता है, दुनिया के किसी भी ब्रिगेडियर, किसी भी ताकत गुस्ताख नबी का सर कलम कर सकते। मौलाना आदिल गनई ने जिस मस्जिद से ये भड़काऊ बातें बोली थी, आज वहां भी पत्थरबाजी की घटना दर्ज की गई। उधर की चल इधर and you can see the तो ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो स्टेटमेंट आपको सुनवाया। गुलाम सरवर जी, थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि किस तरह से शाही इमाम ये कह रहे हैं कि ओवैसी के समर्थन करने वाले या उनके लोग थे जिन्होंने ये कह दिया, लेकिन क्या इतना कहना भर काफी है? कहीं तो जिम्मेदारी इस बात की लेनी पड़ेगी कि अगर मस्जिद या उसके नजदीक से इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं तो फिर क्या ये उकसावे की कार्रवाई नहीं है? और नुपुर शर्मा के बयान का जवाब इस तरह का बयान है, गर्दन काट देंगे, गर्दन उड़ा देंगे। कुछ लोग नजरें छुपाने में लगे हैं और अपने आप को बचाने में लगे हैं। कुछ लोगों को ये डर सता रहा है कि सच बोलने पर कहीं मुझे गुस्ताखे रसूल का हामी तो नहीं समझ लिया जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सच बोलने पर कहीं मेरी कम्युनिटी ये मुझे ही कटघरे में तो ना खड़ा कर देगी। लेकिन नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो लोग खामोश हैं वो इसका मतलब इन तमाम भाषण तकरीर करने वाले जो आप अभी विजुअल दिखा रही थी, इनका वो समर्थन कर रहे हैं। इसलिए उनको सामने आना चाहिए, क्या वाकई इस्लाम इस बात की इजाजत आपको देता है? पहले इस्लाम, आपको पहले ही इस्लाम कह रहा हूं, फिर भारत। चलिए फिर भारत, क्या भारत का संविधान आपको इजाजत देता है? मैं कहता हूं दावे का संविधान तो दे ही नहीं सकता किसी को। यहां तो कोर्ट है, यहां तो अदालत है, यहां तो पुलिस है, यहां तो सिस्टम है। लेकिन इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को भी सजा देने के। सुनिए, इस्लाम में खिलाफत का तसव्वुर है,
खलीफा को यह हक है, आवाम को यह हक नहीं है। तो क्या भारत में मुसलमान अब खलीफा बनने लग गए क्या? वही सड़क पर फैसला सुनाएंगे क्या? वही सब सर काट दो और पैर काट दो और हाथ काट दो, और वो भी आलिम। भारत सूफीज्म का जो है ना पैरोकार है, और भारत में इस्लाम आया था सूफियों के जरिए से। इसका मतलब जो इल्जामात आप पर लगाए जा रहे हैं मुसलमान भाइयों, उसको आप अपने किरदार से साबित मत करो, प्लीज प्लीज। अल्लामा इकबाल गजेंद्र सांखला जी, ठीक है, अगर इजाजत दें। जी, मेरी नजर आज पड़ गई, हालांकि मैंने मुताला नहीं किया था। मुसलमान के ऊपर अल्लामा इकबाल ने कहा था, गोंगी हो गई आज कुछ जुबान कहते कहते, गोंगी हो गई आज कुछ जुबान कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। और ये बात नहीं कि मुझको रब पर यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको रब पर यकीन नहीं, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। आप लंबा है, मैं आखिरी शेर जो अकबाल का वो सुना दूं। ये सुन के चुप साध ली अकबाल उसने, ये सुन के चुप साध ली अकबाल उसने, यूं लगा जैसे रुक गया वो मुझे हैवान कहते कहते। ये आखिरी शेर है कि सारी दास्तान के बाद ये कहा गया। लोग कहीं हमें उस श्रेणी में न ले जाएं, हम अमन के पैगाम्बर हैं और हमारा अकीदा उस नबी पर है जिसके शान में गुस्ताखी की गई। उस नबी की जो तस्वीर पेश की जाती है कुरान में, वो रहमतुल लिल आलमीन कहकर पेश की जाती है। तो अगर रहमतुल लिल आलमीन के आप मानने वाले हैं तो आपको भी दुनिया के लिए रहमत बनना पड़ेगा। आप अगर जहमत बन गए तो फिर इस वक्त हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जहां पर हिंसा हुई, रांची से तस्वीरें हमें मिली हैं, और अब आप वहां पर देखिए हनुमान चालीसा का भी पाठ हुआ है। तो ये आपको इस वक्त आज के दिन की ये दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ दोपहर के समय की जो घटनाएं आपको दिखाई दी, नमाज के बाद वहां पर किस तरह से लोग हिंसक हुए, पुलिस फोर्स तक पर पत्थर बरसा दिए, और हिंसात्मक जो ये गतिविधि पूरी हुई उस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं बुरी तरह से। तो एक विरोध की तस्वीर आप ये देख रहे हैं, और दूसरे विरोध की तस्वीर प्रतीकात्मक स्वरूप जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, उसी सड़क पर जहां एक तरफ आपको पत्थर ईंट के टुकड़े गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं जो आज विरोध स्वरूप बरसाए गए हैं। और यही बड़ा सवाल है कि हेट स्पीच पर सवाल उठाना तो ठीक है, आपका हक बनता है, उठाइए सवाल। ये देश का लोकतंत्र आपको ताकत देता है, संविधान आपको ताकत देता है, लेकिन इस तरह के विरोध को जो एक प्लान्ड तरीके से दिखाई देता है कि देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है, उसको आखिर कहां तक कैसे जायज ठहराया जा सकता है। और गजेंद्र सांखला जी, अब ये सवाल मैं लेकर आपके पास आ रही हूं। जो बात यहां पर गुलाम सरवर ने कही, वो कह रहे हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, उसे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उसका जवाब जो तस्वीर हमने डोडा में दिखाई वो कैसे हो सकता है, और उसकी मुखालफत हमें उस तरह से होती हुई क्यों नहीं दिखाई देती जिस तरह से नुपुर शर्मा की मुखालफत होती है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखिए मोहतरमा, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। देश के अंदर अगर वैमनस्यता का माहौल होगा, देश के अंदर इस तरह से आगजनी, पत्थरबाजी, लड़ाई झगड़े, ये देश को तोड़ने की साजिश है, देश को कमजोर करने की साजिश है, देश को पीछे धकेलने की साजिश है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की घटनाओं का पुरजोर शब्दों में विरोध करती है और इन घटनाओं को हमेशा कंडेम्ड करती है। लेकिन हमारा ये कहना भी है कि इन घटनाओं को करने के पीछे किसकी साजिश है, कौन भड़का रहा है, कौन? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, ये केंद्र के सरकार की साजिश है। क्या सबूत है आपके पास कि देश के अंदर अमन, देश के अंदर अमन, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? अगर कोई पुख्ता सबूत है तो आज रखिए फिर देश के सामने, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या सबूत है आपके पास? पुख्ता सबूत भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा, पढ़ी लिखी महिला, आकर टीवी चैनलों पर बोलती है, क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं है? अरे सर, तो उस पर एक्शन हुआ ना सर, उस पर एक्शन हुआ ना, बिना कोई सर उस पर एक्शन हुआ ना। लेकिन उस स्टेटमेंट के आपको 10 दिन के बाद अगर ये घटना दिखाई देती है तो सवाल इस बात पर है, इसका जवाब देंगे क्या आप? आज हालात देश के अंदर जो पैदा करने के अंदर गाए बगाए बार बार आकर के ये लोग कभी कहते हैं बुरखे की बात, कभी कहते हैं ये चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मस्जिदों की बात, कभी कहते हैं मैं आपकी बात मान लेती हूँ, कभी कहते हैं किसी की बात। ठीक है, आप ये कह रहे, ठीक है आपकी बात मान ली, चलिए आप ही की बात मान ली, बीजेपी करवा रही है सर, आप ही की बात मान ली,
तो क्या पत्थर लेकर निकल जाएंगे उस सड़क पर? सवाल ये है मेरा आपसे। चर्चा नहीं, चाहते हैं क्या किसानों पर चर्चा नहीं, सवाल- देश के हालात में आग लगाने का काम कर रहे हैं। गजेंद्र सांखला जी, सवाल भी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए जो पूछा जा रहा है। बख्श साहब पूछिए। राजेंद्र भाई, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, बुरा ना मानिए, और सवाल सुनने के बाद ही जवाब दीजिए, और पहले प्लीज कोशिश ना कीजिए। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो स्टेटमेंट दी उसमें इन्होंने, मीनाक्षी जी ने पूछा कि ये क्या, ये जो डोडा से जो आवाज़ उठ रही है और जो इन्होंने किया है यहाँ पे सड़क पे किया है, क्या आप, और जो जो उन्होंने किया है, क्या नाम है इनका, नुपुर ने, क्या आप इनको एक ही नज़र से देखेंगे, एक ही चश्मे से देखेंगे? आपके कमेंट से ऐसा लगा कि वो डोडा में जो आवाज़ उठी कि हम सर कलम कर देंगे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुझे लगता है कि आप उसके साथ हैं। और एक बात और गोश गुजार कर दूं, 1983 में गालिबन जब नॉन अलाइंड समिट हो रही थी, आपकी बड़ी मजबूत और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी। एक तरफ तो नॉन अलाइंड समिट में वो तकरीर कर रही थी, दूसरी तरफ वहाँ आसाम के अंदर, नैली के अंदर 3000 मुसलमान काटे जा रहे थे। अब आप बताइए, आप 10,000। हाँ, मुझे तो 10,000 का, आप 10,000 होंगे, तो आप मुझे बताइए कि आप डोडा के इमाम के साथ हैं, आप मिसेस इंदिरा गांधी के साथ हैं, या ये जो लोग पत्थर मार रहे हैं इनके साथ हैं, जो बच्चे हैं, और बच्चों का सत्यानाश कर दिया। इन बच्चों के हाथ में कलम, इनके हाथ में कुरान, इनके हाथ में कंप्यूटर देने चाहिए थे, पत्थर दे दिए। कश्मीर में आपने बच्चों के हाथ में पत्थर दे दिए 500-500 रुपए देके, और केरला में भी बच्चों को भड़का दिया। वो कह रहे हैं ये बड़ा सवाल है, इसीलिए इस पर खुलकर बात होने की जरूरत है। नाबालिग भी शामिल थे आज के प्रोटेस्ट में, जवाब दीजिए। नाबालिग तक शामिल थे जिन्होंने जो इस हिंसा में शामिल दिखाई दिए। बच्चों को भी नहीं बख्शा। कौन बच्चों को इस तरह से बरगला रहा है? कौन उनको ये कह रहा है कि निकलो सड़क पर और पत्थर 14 बरसाओ? साल के बच्चे उसमें शामिल थे, बच्चों को बख्श दीजिए। ठीक है, मैं आज तहसीन पुनावाला लोगों से कहता हूं। मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। जी जी जी, देखिए, मैं दो चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, इनको कहना चाहता हूँ कि आप जो ये लोग सड़क पे उतर रहे हैं, ये ओवैसी के बच्चे नहीं हैं, ये कोई आपके लीडरान के बच्चे नहीं हैं, ये गरीब बच्चे हैं। ये जो आपके लीडरान है, ये जो ओवैसी, इनके बच्चे लंदन में पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में पढ़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं, आपके बच्चों को छोड़ दिया है सड़क पर। ये गलत है, ये हमारे मुल्क के संविधान, मुल्क के आइन के खिलाफ है, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारे मुल्क के आइन के खिलाफ है। हमें स्टैंड लेना होगा। नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने कहा, उस पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर से होगी, लेकिन इस मुल्क में सबसे ऊपर होगा कानून का निज़ाम, और हमें उसे कभी भी, इस मुल्क को, इस मुल्क की शान और शौकत को और इस कानून को हमें नीचे नहीं करना चाहिए। आप प्लीज इस वायलेंस को छोड़ दीजिए, वायलेंस में इंडल्ज मत कीजिए, और सोचिए कि क्यों ओवैसी साहब इसे कंडेम नहीं कर रहे, क्यों ओवैसी साहब आपको नहीं कह रहे कि हमें इस तरह की धमकी नहीं देना चाहिए। हम शुरू करते हैं, आप लोग शुरू करते दुआ, तो आप लोग शुरू करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह को सबसे मर्सीफुल मानते। ये गलत कर रहे हैं, हमें सड़क पर कोई भी वायलेंस नहीं करना चाहिए। और इसीलिए देश में अशांति जब फैल रही है, तब नेताओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नहीं होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क आज की घटनाओं को कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, जरा ये भी देखिए। वो भी एक अजीब नमूना है। पत्थरबाजी तो कहीं भी ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरन करता आदमी जो कुछ भी करता, वो तो दोनों तरफ से हुई, पत्थरबाजी हुई है, जो कुछ भी हुई है, लेकिन अकेले मुसलमानों को इसका मुजरिम बनाना वो ठीक नहीं है। हाँ, तो जब उनके साथ ज़्यादती हुई मुसलमानों के साथ, मुसलमान चाहते थे कि भाई हम पुरअमन तरीके से अपने बाज़ार बंद कर दें, लेकिन बजाय इसके कि मुसलमानों पर के साथ ज़्यादती के शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, कर दिए, दोनों ने फेंके होंगे। जब मुसलमानों के नेता इनके जैसे होंगे, शफीकुर रहमान बर्क साहब जैसे, मौलाना आज़ाद जैसे नहीं होंगे, जाकिर हुसैन जैसे नहीं होंगे, तो बच्चे पत्थर ही पकड़ेंगे। ठीक है, लेकिन सर सवाल इसी बात का देश है, ये प्रवचन में कहते हैं कि गांधी का देश है, हर तकरीर में कहते हैं। सवाल देखिए यही है कि आप यहाँ पर स्टूडियो बैठ के बात कह रहे हैं, लेकिन उससे अलग सवाल ये है कि जो बड़े नेता हैं उनके स्टेटमेंट्स किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, नेताओं की जिम्मेदारी पर भी तो सवाल बनेगा। शफीकुर बर्क साहब जो हैं, ये सांसद हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संसद में बैठते हैं, और सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है बंगाल में दंगा मत करो, गुजरात चले जाओ, यूपी चले जाओ, यहां बख्श दो।
जब नेता जो कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक बड़ी पोजीशन संभालते हैं, उनके अगर ये स्टेटमेंट्स होंगे तो फिर इस तरह की घटनाओं को जायज करने वाला आज कोई और नाम है, कल कोई और नाम होगा। अरे मीनाक्षी, पार्लियामेंट में जनगण मन नहीं गाते हैं, नेशनल एंथम नहीं कहते हैं। ठीक है, शांतनु जी चले जाते हैं। मीनाक्षी, जो आपने शफीक उर बर्ग जी का स्टेटमेंट दिखाया वो आज का नहीं है। जब तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है तो सबसे बड़ा समर्थक शफीक उर बर्ग में दिखता है उनको, और वो संभल के रोहिलखंड से एरिया है संभल, वहां के सांसद है। और इसमें दुख की बात इससे ही बड़ी है कि अखिलेश यादव इसमें छू नहीं बोलते, जो युवा नेता माने जाते हैं, हर समाज के नेता माने जाते हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सेंटर में मिनिस्टर रह चुके हैं, एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को डील करता है, ये मेरी जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एक सिग्नल जा रहा है। और मुझे दुख की बात यह है, क्या भारत का मुसलमान इससे सिग्नल लेता है, इससे पॉजिटिव सिग्नल लेता है? अगर वो पॉजिटिव सिग्नल लेता है तो ये और दुख की भी बात है और डर की भी बात है। और अभी बहुत सारे लोगों ने AIMIM पे ठिकरा फोड़ दिया कि भाई तो AIMIM ने करा है। जब वो हिंदुओं को गाली देते हैं, भर भर की गाली देते हैं, कोर्ट से भी छूट जाते हैं, किसने कहा, किसने गलत बोला, किसी ने नहीं कहा। IS का कोई आदमी पकड़ा जाता है, उसके लिए वकील करते हैं वो असदुद्दीन ओवैसी, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। आज लोग ठीक है, वो तो बहुत दूर है, हैदराबाद में बैठे हैं, उनके सिर पे फोड़ देते हैं। मतलब केवल AIM दंगे करवा सकता है पूरे, वो तो चुनाव जीत जाएगा, कल का प्रधानमंत्री वही बनेगा अगर इतना बड़ा उसमें पावर है कि वो शहर शहर जाके दंगे कराता। तो एक व्यक्ति के नाम पे नमाज के बाद मतलब सारी मस्जिदों पे उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, केवल किसका कब्जा है? AIM का कब्जा है। मतलब जनता को बेवकूफ मत समझिए, जनता को बेवकूफ मत समझिए, सब दिख रहा है। देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इसको बैठ के सुलझाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका में इसको सुलझे तरह से बैठ के सुलझाया गया है। मनों में रोष है, उसको सुलझाना पड़ेगा। आप दबा देंगे, मतलब हिंदुओं की बुराई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नूपुर शर्मा ने कुछ बोल दिया तो आप बवाल कर देंगे, बाहर बैठ के हिंदुस्तान से। ठीक है, हिंदुस्तान अब सुशांत सरीन जी, सर मैं आती हूँ आपके पास। सुशांत सरीन जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ देर पहले जब ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि रेस्ट ऑफ इंडिया टुडे इज लुकिंग लाइक कश्मीर, वी हैड इंस्टेड वांटेड कश्मीर टू लुक लाइक द रेस्ट ऑफ इंडिया। हैज अमित शाह एज होम मिनिस्टर एनी क्लू अबाउट अ सॉल्यूशन? If the situation does not come under control in the next 48 hours, should Shah remain as HM? Modi's call. अरे अपने फुलते रहे, छोड़ते रहे। नहीं, देखिए, ये मेरे ख्याल फिजूल का बयान है स्वामी जी का, क्योंकि सिंपल सी बात ये है, या तो ये हो कि जो गृह मंत्री हैं वो बाकी जो तमाम जिन प्रदेशों में इस तरीके के प्रदर्शन हुए और सरकारों ने कोई एक्शन नहीं लिया, उनकी सरकारों को बर्खास्त करें और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए और कानून व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में ले ले। या तो ये हो सकता है, लेकिन क्या राज्यों से चूक हुई है सर सिचुएशन संभालने में, ये मानते हैं आप? बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर किसी भी प्रदेश में अगर इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं और पुलिस उनको संभालने में विफल रहती है तो ऑब्वियसली जो वहां का मुख्यमंत्री है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसमें कौन सी कोई दो राय हो सकती है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये जो उपद्रव है ये अब बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और इसके बाद चलते रहेंगे। मेरे ख्याल अब जैसे यूपी में तो हम देख रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे, योगी जी की सरकार तो एक्शन लेगी, हो सकता है और प्रदेशों में भी एक्शन ले। जहां पर आप खुली छूट दे देंगे, जहां पर आप एक इस तरीके का माहौल क्रिएट करेंगे कि भाई मेरे को क्योंकि यहां से वोट मिलते हैं इसलिए मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, आप जो मर्जी करें, तो फिर काम नहीं बनेगा, फिर तो ये बढ़ते रहेगा, ये और अगली बारी और ज्यादा आगजनी होगी। अगली बारी वही जो मैंने आपको पाकिस्तान का उदाहरण दिया था, ममता बनर्जी अगर बंगाल को पाकिस्तान की तरफ लेके जाना चाहती हैं और इस तरीके के जो तत्व हैं उनको खुली छूट देना चाहती हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन फिर उसका जो खामियाजा है उन्हीं के प्रदेश को उठाना पड़ेगा और भारत को भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंसा के बाद 109 लोग अरेस्ट हुए हैं और हाथरस से भी, सर मैं आऊंगी आपके पास, हाथरस से भी आपको हम दिखा रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं। गजेंद्र सांखला जी, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि देखिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे स्वीकार तो करना होगा, गलत हो रहा है, शायद उसके बाद कुछ ठीक होने की शुरुआत होगी। शुक्रवार से पहले इस तरह की तमाम जो है आशंकाएं लोग जाहिर करने लगते हैं कि नमाज के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोग और भीड़ सड़क पर नजर आने लगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसी परिस्थिति आखिर हो ही क्यों? नुपुर शर्मा के बयान से जिन्हें दिक्कत है उसके बाद एक्शन हुआ ना सर, इंतजार क्यों नहीं है? फिर उससे पहले इस तरह की घटनाएं सड़क पर क्यों दिखाई दे रही हैं? मीनाक्षी जी, इस तरह की घटनाओं को कांग्रेस पार्टी पुरजोर शब्दों में कंडेम्ड करती है कि ऐसी घटनाएं देश के लिए नुकसानदायक है, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, विकास के लिए बाधक है। हम ये बात सब स्वीकार करते हैं। लेकिन सर जिस तरह से नुपुर शर्मा के प्रति आपके बयानों में एक कड़वाहट दिखाई देती है, वो कड़वाहट आपके बयानों में बर्क साहब के बयान के लिए क्यों नहीं दिखाई देती, ममता बनर्जी के बयान के लिए क्यों नहीं दिखाई देती, ये सवाल है। मैं कह रहा हूं नुपुर शर्मा की आरती उतारे क्या?
मैं तो कह रही हूँ सर, समाज के लेकिन अंदर वैमनस्य आपको नुपुर शर्मा के लिए जो बोलना है बोलिए। मैं कह रही हूँ तो ममता बनर्जी और बर्क साहब के बयानों के लिए ये बात आपके स्टेटमेंट में क्यों नहीं दिखाई देती, ये सवाल है। जब आएगी जब ये नहीं, आप जानबूझ करके ये चाहते हो क्या कि मुसलमानों के खिलाफ बोले, हिंदुओं के खिलाफ बोले? ये आपको बात बता दूं, गलत कोई भी काम करेगा, चाहे हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, सर, क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह सकती है कि बंगाल में मत करो, जो करना है जाके गुजरात और यूपी में करो? क्या ये जस्टिफाइड है एक मुख्यमंत्री के लिए कहना? जनता के नाम संदेश क्यों नहीं आता? आपकी पार्टी के राज में गजेंद्र सांकला जी, क्या ये जस्टिफाइड है? गजेंद्र सांकला जी, क्या ये जस्टिफाइड है ये कहना? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। तो शायद पाकिस्तान से है, ये फिरोज भाई बैठे, ये शायद पाकिस्तानी है, ये मुझे कह रहे हैं आपकी इंदिरा गांधी। गजेंद्र सांकला जी, ठीक है, एक वो सेकंड, पाकिस्तान की प्रधानमंत्री एक नहीं सेकंड, थी, ठीक पूरे है, एक हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी। एक सेकंड उसके सर, ऊपर सुन बयान दे रहे हो। एक सेकंड सर, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। हम उनके काम को सांकला आंक रहे हैं, हम साहब, सिस्टम एक के सेकंड, खिलाफ बख्श साहब, मेरा नहीं आपसे भी एक रिक्वेस्ट है सर, हमें प्लीज कोई रंजिश नहीं है, बहुत बड़ी प्रधानमंत्री एक सेकंड सर, प्लीज सर, बख्श साहब मैं आऊंगी आपके पास, आप पूरी तरह से अपना स्टेटमेंट रखिएगा। मेरा सवाल ये है सर, जो हम हिंसा की घटनाएं जमीन पर देख रहे हैं वो तो एक तरफ दिखाई ही दे रही हैं, लेकिन नुपुर शर्मा के लिए भी जो लोग ये कह रहे हैं बलात्कार से लेकर टांग देने तक की, पुतला टांग दिया जाता है सड़क पर, इसको लेकर आखिर कैसे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ उसने ऐसा किया, वो तो ये डिजर्व करती है, उसके साथ तो ये होना चाहिए? रेप की धमकियों को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? कोई भी एक सभ्य समाज में कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकता है? बख्श साहब, देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगा। देखिए, ऐसा है, बड़ा अफसोस का मकाम है, आप काले कौवे को काला बताने के बजाय सफ़ेद कह रहे हैं। सामने सारी बातें, आपने बर्क साहब को कंडेम नहीं किया, आपने अपनी पार्टी को कंडेम नहीं किया। अगर हिंदुस्तान इसी तरह से चलेगा तो यहाँ आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, लग रही है ऑलरेडी। हाँ, और जिस तरीके से, सुनिए, जिस तरीके से आप और उसमें घी डाल रहे हैं, आप एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनिए सांकला भाई, आप मेरे भाई हैं, छोटे भाई, बड़े भाई, आप आग पे पानी और ठंडक डालने की बात कीजिए। ये बड़ा क्रूशियल माहौल है। एक बात मैं कहना चाहता था, शांतनु ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि एक कुछ बॉर्डर लाइन खींच दी गई है यहाँ पे हिंदू मुसलमान का करके विदेशों में, और इसके फंडिंग बाहर से हो रही है, तुर्की से हो रही है, मिडल ईस्ट से हो रही है, चाइना से हो रही है। इस बात से बचना होगा, हुकूमत को भी होशियार होना होगा। और ये पैगाम मैं डोवाल साहब को पहुंचाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी को पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, जिसने इतनी सारी 2 करोड़ वैक्सीन लगा दी, इससे कुछ लोग नाखुश हैं हिंदुस्तान के बाहर। इसको देखना होगा, और जब अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ वक्त से, तो हिंदुस्तान को ये लोग सीरिया बना देंगे। नई बात नहीं है, वैक्सीन लगा दी, एहसान किया है क्या देश पर? देश के नौजवानों आपने क्या किया? देश की जनता के नहीं, ऊपर बिल्कुल एहसान किया है, बिल्कुल एहसान किया है, बहुत बड़ा काम किया है। थोड़ा सा हमें घटना की गंभीरता को समझना चाहिए, और जिस मसले पर बात हो रही है थोड़ा उस पर फोकस होकर बात करें, क्योंकि एक बात का जवाब कोई दूसरा मुद्दा हो, ये थोड़ा सा सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन मैं कुछ आम लोगों के सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करना चाहती हूँ। अनिल धवन दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि विदेशों में भारत की बदनामी हुई, लेकिन क्या उन्हें इससे खुशी हो रही है? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि क्या नमाज के बाद पथराव से इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा, और मौलानाओं को इनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करना चाहिए? और ईरान ने भी हिंदुस्तान के एक्शन को सही ठहराया। ठीक है, दिस विल सेटल आफ्टर सम टाइम। गुलाम सरवर जी, जो ये आम लोग सवाल पूछ रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिए। सब ठीक हो जाएगा। देखिए, जो सवाल अभी आम लोगों ने आपसे पूछा है, बहैसियत भारतीय होने के और बहैसियत मुसलमान के, दोनों की जिम्मेदारी लेते हुए मैं जवाब देता हूं कि जो कुछ विदेश में हुआ है वो एक डिप्लोमेटिक सिस्टम है। हर देश के साथ ऐसा होता है, जब कोई नाराजगी होती है तो उसकी सूचना दे दी जाती है, असहमति प्रकट कर दी जाती है। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है और ना हमारे लिए शर्म की बात है, दोनों बात आप समझ लें। जो लोग इस पर खुश हो रहे हैं वो या तो भारत की सच्चाई को समझ नहीं पाए हैं, या भारतीयता उनके अंदर अभी रमा बसा नहीं है। सवाल ये है सर कि नमाज के बाद पथराव से क्या इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा? मैं डे वन से इस बात को कह रहा हूं, संजय मिश्रा मस्जिद जगह ही नहीं है,
वो इबादत की जगह है, इबादत शांति के लिए, अमन के लिए, सुकून के लिए। वहां दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो, जिस दुनिया को बेहतर बनाने की हम अपने मालिक से, परवरदिगार से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं, उस दुनिया को वहीं पर कैसे हम खराब करेंगे? वहाँ मुल्क को आगे पहुंचाने की दुआ की जाती है, जी। मुल्क में अमन की दुआ की जाती है, अमन की दुआ दी जाती है हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। इस पर इसको चिन्हित करना अब मुसलमानों का कर्तव्य बन गया। सरकार के साथ साथ मुसलमान भी देखे कि आखिर ये हैं कौन लोग कि एक फॉल्स मैसेज वायरल होता है और वो इतना तेजी से वायरल होता है कि ये स्थिति बनकर सामने आ जाती है। ये भी साजिश है, टूल किट से ये वायरल हुआ था। उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने अरब देशों में भेजा है। जी शांतनु गुप्ता बोलिए। मीनाक्षी, पिछले 35 मिनट से जो भी आपकी डिबेट देख रहा हूं उसमें एक चीज बड़ी नई निकल के आती है। जितने भी डिबेट में हमारे लोग हैं जो मुस्लिम समाज से आए हैं, चाहे वो फिरोज बख्श साहब हों, चाहे वो गुलाम सरवर साहब हों, तहसीन, वो बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो देश को रख के बात कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गजेंद्र सांगला, उनकी अलग ही टोन है। आप देखिए, वो ऐसा लग रहा है कि अभी भड़काने आए हैं कि अभी कुछ शुरू हो जाए उनके घर के बाद। तो इसको समझना पड़ेगा और सबको साथ आना पड़ेगा। अगर राजनीतिक दल इसको भड़का रहे हैं, चाहे वो अगर इसमें अखिलेश यादव को नहीं आना चाहिए क्या अपने सांसद के खिलाफ बोलने के लिए? नहीं मेरा वोट बैंक, अभी तो कुछ चुनाव भी नहीं है, आज तो बोल दो कम से कम। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने सबको सिखा दी कि भाई मुसलमानों को एक सिग्नल दो, मुसलमानों को एक सिग्नल दो, करो कुछ लोग उनके लिए भी करा, उन्होंने भी कुछ नहीं है। सिग्नल देते रहो मुसलमानों को, हिंदुओं को बांटो, चुनाव जीतो। अब 2014 से चुनाव जीतना मुश्किल हो गया, काम करना पड़ेगा तो चुनाव जीतेंगे। तभी उनकी आपने देखा है उनका डब्बा गोल है। तो ये बड़ी देखने की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता की जो टोन है और जो मुस्लिम समाज से लोग आए हैं उनकी टोन है, बिल्कुल उसमें फर्क है। कौन जिम्मेदारी से बोल रहा है, कौन कितनी गैर जिम्मेदाराना बात। सांकला साहब। थैंक यू शांतनु। नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों को तो आकर सामने खड़ा होना चाहिए था, शांति की अपील करनी चाहिए। सांकला जी जवाब दे लें एक बार जो शांतनु जी ने बोला है। सांकला साहब। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा है कि इस हिंसा के कांग्रेस पार्टी खिलाफ है, लेकिन देश के अंदर सुनियोजित तरीके से जो मुस्लिम समाज को गुनहगार साबित करने की कोशिश कर रहा है और देश के अंदर ये स्थितियां पैदा कर दी कि मुसलमान देशद्रोही है। ये जो टेम्परामेंट देश के अंदर सेट किया जा रहा है, जो ये सड़क पर तस्वीर दिखाई दे रही है, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं सर? देश के अंदर कोई नहीं कह रहा है, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने देश की आजादी के आंदोलन के अंदर देश को आजाद करने में सब लोगों ने कुर्बानियां दी है। आज वो लोग जिम्मेदारी से कह रहे हैं। सांकला साहब, सांकला साहब, जो चीज डोडा में दिखाई दी, जिसका हमने वीडियो भी सुनवाया, आपने भी सुना होगा, मुझे एक बात बताइए। आप कह रहे हैं कि उकसावे के बाद इस तरह की चीज दिखाई दे रही है सड़क पर, तो डोडा में जिस तरह से हिंदू समाज के खिलाफ बोला गया, क्या वो लोग निकले सड़क पर पत्थर लेकर? क्या वो निकले विरोध के लिए? वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि ठीक है इस तरह का विरोध जायज है? एक मिनट, कि ऐसा हो रहा है तो ये हो सकता है। मीनाक्षी सांकला जी, कुछ लोगों को छोड़ के, डोडा जैसे मुसलमानों को छोड़ के सारे मुसलमान इस देश के संस्कारवादी हैं, पेट्रियोटिक हैं, नेशनलिस्ट हैं और राष्ट्रवादी हैं। सर, लेकिन अगर कोई साजिश भी है तो उसमें देश का कानून और देश का संविधान उस पर फैसला करेगा ना सर? आपको ठीक तरीके से देख रहा है। देश का संविधान और देश का कानून फैसला करेगा ना। लोग कैसे अपने हाथ में कानून ले सकते हैं? ये दुनिया ने देख लिया। सांकला साहब, लेकिन लोग कैसे अपने हाथ में पत्थर लेकर घूम सकते हैं सड़क पर? देश का कानून और संविधान और देश की अदालत फैसला करेगी ना इस बात पर। मीनाक्षी जी, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? आपका सूपड़ा साफ हो गया, पत्ता साफ हो गया, आपने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया। जो है वो गुनहगार है। सांकला साहब, नो डाउट कि ये सरकार भी इंसाफ नहीं कर रही है, आपकी बात मैं मान रहा हूं और मुसलमानों का भी यही मानना है शायद। लेकिन उन मुसलमानों का जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल को या तो देखा नहीं या फिर भुला दिया है। टाडा पोटा, आप जरा बताएंगे आंकड़ा, किसकी गिरफ्तारी होती थी? यूएपीए किसने लाया? आप बताएंगे? कौन इसका शिकार हुआ? आप बताएंगे? आतंकवाद के नाम पर कितने मुस्लिम नौजवानों को कांग्रेस की सरकार में गिरफ्तार किया गया, बताएंगे? मलियाना, हाशिमपुरा, मेरठ, मुरादाबाद, भिवंडी, गोवंडी और क्या कहते हैं टाटा और भागलपुर, ये मोदी सरकार की देन नहीं थी। और आप तो देखिए, बीजेपी और आरएसएस, मैं कुरेदना नहीं चाह रहा हूं,
मामला यह है, आज भी आपसे भी अपील करता हूं, आप बड़ी पार्टी है, देश की स्थिति सही नहीं है, मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने और भटके हुए हिंदुओं को भी लीजिए, मैं दोनों बात कर रहा हूं, चूंकि कुछ ना कुछ उधर भी एक गिरोह है जो समय समय पर कुछ ना कुछ बोलता है। जिम्मेदारी के साथ बात करने की जिम्मेदारी के साथ आइए। अब मैं आम जनता बड़ी के सवाल पार्टी के शामिल नेता करना चाहूंगी। दिल्ली से मनु त्रिपाठी और गाजियाबाद से विवेक शर्मा के सवाल कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब देश की सरकार ने सरकारी सुविधाओं का लाभ देने में, सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव धर्म, जाति, लिंग के आधार पर नहीं किया, तो एक धर्म विशेष मुस्लिम धर्म को विक्टिम दिखाने का नैरेटिव क्यों? क्या किसी खास साजिश की तैयारी हो रही है? ऐसा कैसा हो सकता है कि पूरे देश में जुमे के दिन हंगामा हो, हिंसा हो? ये प्लानिंग किसने की है? खुफिया एजेंसी एलआईयू क्या कर रही है? ठीक है, जो सवाल विवेक शर्मा ने गाजियाबाद से पूछा, मैं चाहूंगी सुशांत सरीन जी आप उस पर रिस्पॉन्ड करें। कौन सा वाला था भाई इन दोनों में से? दोनों का वो ये पूछ रहे हैं कि कैसे ये हो रहा है, ये सब कुछ कैसे हो रहा है एक साथ? मीनाक्षी, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जरूर कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेटेड साजिश इसमें थी। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप सारे देश में एक ही टाइम पर एक ही तरीके की हिंसा सारे देश में भड़काई जा रही है। लेकिन कैसे फेल हो रही हैं सरीन जी? अब ये तो एजेंसियों से पूछे, मैं थोड़ा ना एजेंसी का वो हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उनकी जवाबदेही इसमें होनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इसको आपका एनालिसिस क्या कहता है सर इस पर? देखिए, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ये विफलता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे बहुत लोग व्हाट्सएप मैसेजेस की बात कर रहे हैं और जो वायरल हो रहे हैं, या और जो सोशल मीडिया के एप्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को बरगलाने में, उनको इकट्ठा करने में, डेमोन्स्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज करने में, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से वायरल हो रहा है और इतने ज्यादा लोगों के पास ये मैसेजेस जा रहे हैं, तो किसी सरकारी तंत्र में किसी व्यक्ति के पास ये मैसेजेस जरूर होने चाहिए। जो आपके बीट कांस्टेबल्स हैं तमाम जगहों पे शहरों में, उनका काम ही है कि वो वहां से चैटर पकड़ लेते हैं कि भाई यहाँ पर कल कुछ होने वाला है, और वो फिर ऊपर फिल्टर होना चाहिए चेन में ताकि पुलिस की वहां पर पूरा का पूरा बंदोबस्त हो। ऑब्वियसली वहां पर विफलता हुई है। अब वो स्टेट लेवल पे हुई है, सेंट्रल लेवल पे हुई है, मेरे ख्याल इसकी जांच करना अनिवार्य है। लेकिन एक चीज मीनाक्षी जी मैं कहना चाह रहा था, ऑल्दो मेरे को उसमें बात थोड़ा सा कंफर्म हो गया कि मैं गलत सोच रहा था। जब सांखला जी शुरू में बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनके लिए वोट बटोरते हैं, लेकिन बाद में पता लगा ये कांग्रेस के हैं। तो इसलिए मैं उनसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि वो नूपुर शर्मा की तो बिल्कुल आरती मत उतारे, लेकिन मतलूब अहमद जो करौली दंगों का मुख्य आरोपी है, उसकी क्या आरती उतार रहे हैं कि उसको अभी 2 महीने से पकड़ नहीं पाए? प्लीज हमारे को बता दे तो बड़ा हमारे को ज्ञान। मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं, सांकला जी कह सकते हैं। एक सेकंड सर, ठीक है सांकला जी, बड़ा सीधा सवाल आपके पास आया सुशांत सरीन जी का, मतलूब अहमद को लेकर क्यों चुप्पी है? वो क्यों नहीं है अब तक गिरफ्तार? कोई चुप्पी नहीं, कोई चुप्पी नहीं है। राजस्थान की सरकार इस बात के लिए जागरूक है। किसी धर्म, कितने दिन बीत गए, किसी जाति का व्यक्ति कितने दिन बीत गए करेगा उसको सजा कांग्रेस की सरकार के अंदर गुनाह को किसी रूप में माफी नहीं। लेकिन सर पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम आपके हाथ में है राजस्थान में, एक इंसान को आप पकड़ नहीं पाते जो मुख्य आरोपी है। बहुत ऐसी स्थितियां होती है देश के अंदर। आज प्रधानमंत्री बने हुए जो बैठे हैं, उन्होंने देश को 2 अप्रैल को एक हिंसा हुई, उसका आरोपी 10 जून तक पकड़ में नहीं आया। 2 अप्रैल को एक घटना हुई, उसका मुख्य आरोपी 10 जून तक पकड़ में नहीं आया। गुनहगारों को ला करके 10 जून तक पकड़ में नहीं आया। सर मतलूब अहमद पर अगर जवाब ले सकते तो दीजिए आज, वो गुनहगार क्यों नहीं पकड़ में आया अब तक? जिन्होंने भारत के अंदर अखंड भारत को तोड़ने की साजिश रची। अरे सर राजस्थान की रक्षा की बात करते हैं ना पहले, जहां पर आपकी सरकार है, जहां पर आपको चुनकर बिठाया गया है राजगद्दी पर। मुझे ये बताइए मतलूब अहमद क्यों नहीं पकड़ में आ रहा? कांग्रेस की सरकार ने जागरूकता के साथ उन लोगों को उठाकर सलाखों के पीछे डाला। वहां तो ऐसा लग रहा है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर इस वक्त पूरा ध्यान केंद्रित है, मतलूब की परवाह किसी को नहीं है, ऐसा लग रहा है वहां पर। उसके खिलाफ सजा होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गलत बयान कर रहा है। मैं पहले सवाल का जवाब दे दूं, कोई नहीं आता रहा है, वो एक अलग बात है। प्रयास पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं है, कोई अतीक अहमद हुआ, कोई तो सर पुलिस इतनी मजबूर है क्या? सर पुलिस इतनी मजबूर है क्या कि 2 अप्रैल को हुई घटना के आरोपी को 10 जून तक नहीं पकड़ पाती? मीनाक्षी, he will not answer. इतनी कमजोर है क्या पुलिस राजस्थान की?
देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर या तो बता है, दीजिए, तो कहता फिर हूं, सवाल ही नहीं कश्मीर में पूछेंगे सर एक आपसे। व्यक्ति मारा अगर जाएगा, इतनी 10 कमजोर पुलिस है तो फिर सवाल ही नहीं पूछेंगे ना आपसे। सर सवाल ही नहीं पूछेंगे फिर आपसे। 3 जून को एक घटना उत्तर प्रदेश में होती है, उसके 24-48 घंटों के बाद 50 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। वो विदेशों में बैठे 100 दिन में उनको लाएंगे, ले आएंगे। मुझे लगता है शायद आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे। वो देंगे नहीं जवाब। मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ सांखला भाई, थोड़ा सा आपके भी काम में आएगा। देखिए ऐसा है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। एक मिनट सरीन साहब, मुझे पूरा कर लेने दें। सरीन भाई थोड़ा पूरा कर लेना, हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा था उन्होंने कि इतनी सरकार क्या कर रही, सरकार बड़ी सहूलियात दे रही है, चाहे वो जनधन अकाउंट हो। मैं गाजियाबाद से आ रहा था, मुस्लिम औरतें खड़ी हुई थी, एक दुकान के आगे राशन की दुकान थी। मैंने पूछा क्या है, वो पता चला वो जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है फ्री, वो पहुंच रहा है। टॉयलेट्स बने हैं, गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, मकान दिए जा रहे हैं और सही जगह पहुंच रही है। और कांग्रेस के राज में ये स्टेट्स को पैसा दे दिया जाता था, वो पैसा खुर्द-बुर्द हो जाता था। तो मोदी सरकार में काम हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, लोगों को इरिस्पेक्टिव, यानी किसी का तुष्टिकरण नहीं हो रहा है, कोई मुस्लिम हो दलित हो, सबको, जो गरीब है चाहे किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, सबको मिल रहा है वो। ठीक है तहसीन पुनावाला। तहसीन देखिए, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब आप जानते कि ये इशू इतना सेंसिटिव हो चुका है, इतना इंटरनेशनल स्तर पे इस इशू को बढ़ाया गया है, तो फिर आपके लोकल पुलिस जो है, इंटेलिजेंस यूनिट जो है, वो क्या कर रहे हैं? क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, किस तरह के का फसाद हो सकता है सारे मुल्क के अंदर? क्या स्टेट यूनिट्स को इसका अंदाज़ा नहीं था? कहीं ना कहीं हमारी पुलिस व्यवस्था फेल हो रही है। मैं नुपुर के खिलाफ हूँ जो उसने कहा, लेकिन उसके वो टंगाया गया था बेंगलोर के अंदर, क्या सीसीटीवी कैमराज नहीं है? क्या आप देख नहीं सकते किसने टंगाया था? तो आपको ये चीज को सॉल्व करना है। देखिए, आप ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि शांतनु या सरीन जी या मैं या कोई और जाकर इस पर कंप्लेन करे, इस पर बातचीत करे, वार्तालाप करे? आप पुलिस फोर्स हो, चाहे स्टेट हो सेंट्रल हो, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, विदाउट फियर और फेवर एक्ट। आप कानून, व्हाई डोंट यू क्रैक द व्हिप? ये सवाल जरूरी है और इस सवाल का जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, चाहे फिर वो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो या चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो। मैं इसी नोट पर इस कार्यक्रम में अब एक कांग्रेस सपोर्टर, आप आज इंडिया सपोर्टर की तरह बोल रहे हैं। मुबारक। इसी बिंदु पर मैं आज कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगी कि देखिए, इस देश के संविधान में और लोकतंत्र में बड़ी शक्ति है और उस शक्ति पर हम सबको भरोसा करने की जरूरत है। विरोध का ये तरीका किसी भी सूरत हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता, इससे बचना चाहिए। और वो लोग जो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम वो बच्चों को समझाएं जिन नाबालिग बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए गए हैं, क्योंकि ये बेहतर रहा नहीं है। कानून पर भरोसा रखें। इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आगे देखिए 50 खबरें।